ओके, कल जो हमने हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ओके, जिसमें ये प्रूव हुआ था कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं। ओके, तो इसके लिए जो हर्शे एंड चेज करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसा बैक्टीरियोफाज लिया था। बैक्टीरियोफाज इज वन काइंड ऑफ वायरस दैट विल इन्फेक्ट बैक्टीरिया, है ना, ऐसा एक बैक्टीरियोफाज होता है। इसका ये जो लेयर है ना, दस वन, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। इसे बोला जाता है कैप्सिड। ओके, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। और सेंटर जो इसका होता है ये वाला, दैट इज हैविंग डीएनए। ओके, दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट प्रोटीन, ओके, और दूसरा जो है दैट इज डीएनए। से दो स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो प्रोटीन के कंस्टिट्यूशन में जब प्रोटीन बनता है तब इसके अंदर सल्फर होता है। ओके, और जब डीएनए बनता है तब इसके अंदर फॉस्फोरस होता है। ओके, तो ये हर्षन चेज ने क्या किया, प्रोटीन एंड डीएनए दोनों को ट्रैक करना था कि आगे कौन जा रहा है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या फिर बैक्टीरिया में से वायरस में क्या जा रहा है। ओके, मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन देखना था ना कि कौन सा वाला एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपटीशन थी, लाइक प्रोटीन है या फिर डीएनए, ये पता नहीं था। आज के दिन में हमें पता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बस उस टाइम पे जब पता नहीं था, तब साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोटीन को रेडियो लेबल किया विद द एस, जो हैवी एस होते हैं उसे, जो सल्फर्स है उसको रेडियो लेबल कर दिया। ओके, तो सल्फर को रेडियो लेबल करने से प्रोटीन रेडियो लेबल हो जाएगा, और डीएनए को रेडियो लेबल करने के लिए फॉस्फेट से रेडियो लेबल किया। ओके, दैट मीन्स ये दोनों ही रेडियो लेबल बना दिए, ये दोनों ही एलिमेंट को रेडियो लेबल बना दिए। और आपको पता है रेडियो लेबल कोई भी चीज है आगे जाएगी तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व देम, ओके, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सपोज ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। ओके, तो अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये है पार्ट वन एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है पार्ट टू। ओके, तो पार्ट वन में हम समझ लेते हैं कि इसके जो प्रोटीन्स है ना उसको उन्होंने रेडियो लेबल किया है। देखो ये पूरा ऑर्गेनिज्म, इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर। ओके, और ये जब इन्फेक्शन करेगा ना तब ऐसे बैक्टीरिया के साथ ये अटैच होगा। तो इसका जो है ना वो प्रोटीन रेडियो लेबल है। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ना ये रेडियो लेबल है, देखिए। और बाकी का जो डीएनए कंटेंट है ना दैट इज नॉर्मल। ओके, तो जब ये ऐसा वायरस जो है, जो इसका प्रोटीन जो है वो रेडियो लेबल है ना, क्योंकि हमने एस उसके जो है उसको रेडियो लेबल कर दिया है। तो ये ऑर्गेनिज्म जब इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ओके, और ये इन्फेक्शन जब वायरस बैक्टीरिया को करता है ना दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ये प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसडक्शन। ओके, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल है ना वो ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो अब मुझे बताओ श्रुति, श्रुति की ये बैक्टीरिया है कि ये बैक्टीरिया है उसमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगी आपको आफ्टर दिस प्रोसेस? बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी? मैम मुझे समझ नहीं आया, अच्छा थोड़ा अच्छा कंफ्यूज हो अच्छा, रही अभी हूँ। अभी और समझाती हूँ देखो। वापिस हम सोचते हैं। तो ये इसका जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन से बना है। और उसके सेंटर में ये वाला जो है ना दैट इज दैट डीएनए। तो वायरस जब इन्फेक्शन करेगा ना तो ये प्रोटीन का कोट है वो बाहर रहेगा। ओके, और ये जो डीएनए का जो कंटेंट है ना दैट विल एंटर्ड, है ना। लेकिन हमें पता नहीं था जब ये प्रैक्टिकल किया ना, तब तक ये हर्षन चेज को भी पता नहीं था कि कौन सा मटेरियल अंदर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो प्रोटीन कोट है दैट वाज रेडियो लेबल्ड, इसे रेडियो लेबल किया गया। ओके, तो ये वायरस है वो तो क्या डालेगा इसके अंदर, डीएनए डालेगा। ओके, तो नाउ टेल मी, ये प्रोटीन वाला कोट बाहर है जिसको हमने रेडियो लेबल किया था, यानी हर्षन चेज ने जिससे रेडियो लेबल किया था।
तो अब ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा ये? नहीं मैम, नहीं दिखा। नहीं दिखाएगा। ओके, नाउ यू आर एट द राइट पॉइंट। ओके, तो अभी ये रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे ये बैक्टीरिया में नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ सल्फर को रेडियो लेबल किया गया था, और सल्फर से रेडियो लेबल करने से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन रेडियो लेबल होता है। ओके, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो बनाया गया, उसके अंदर फोस्फोरस से लेबल किया गया, मीन्स फोस्फोरस को लेबल किया गया। अब आप मुझे बताओ, फोस्फोरस अगर लेबल है तो इसमें से प्रोटीन रेडियो लेबल होंगे या फिर डीएनए रेडियो लेबल होंगे? डीएनए रेडियो ओके, ओके, डीएनए विल नाउ रेडियो लेबल्ड और रेडियो एक्टिव। तो ये जो वायरसेस है वो तो कौन से वाले रेडियो लेबल ही जाने देंगे अंदर डीएनए। तो ये वाले केस में ये जो बैक्टीरिया है आफ्टर ट्रांसडक्शन दे विल शो रेडियो एक्टिविटी और नॉट? ये रेडियो एक्टिविटी दिखेगी इसके अंदर, ये बैक्टीरिया यस मैम। सेकंड नंबर में। ओके, यस, तो दैट मीन्स यहाँ पर रेडियो लेबल नहीं था, है ना? बैक्टीरिया के अंदर रेडियो लेबल यानी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी यहाँ पर, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर का बाहर है। ओके, हमने तो लेबल को किसको किया था? सल्फर को किया था, तो प्रोटीन तो बाहर का बाहर रहता है। ओके, सो इट विल नॉट शो बैक्टीरिया टू हैव रेडियो एक्टिविटी। ओके, इसका मतलब ये पता चल गया कि प्रोटीन है ना वो आगे नहीं जाता, है ना? आगे मीन्स जनरेशन में आगे, या फिर जो इन्फेक्शन यहाँ पे लग रहा था दैट वाज फ्रॉम द डीएनए और बाय द डीएनए। तो यहाँ पर फोस्फोरस जब लेबल किया गया तब पता चला कि ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये क्या होता है? डीएनए होता है। नाउ यू गेट द पॉइंट स्तुति, अब पता चला यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। यस मैम, समझ आ गया। ओके, वापिस तुम बताओ मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करके, तुम्हें जो समझ में आया उसे। हाँ मैम, हमने प्रोटीन लिया तो वो सल्फर होगा, एंड डीएनए लिया जो फास्फोरस होगा। तो हाँ पहले हमने प्रोटीन को रेडिएबल बनाया। हाँ, तो प्रोटीन को नहीं, देखो उसमें देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें करेक्ट कर रही हूँ। प्रोटीन जो होते हैं ना उसके अंदर सल्फर होता है एज एलिमेंट, और डीएनए जो है ना उसके अंदर फोस्फोरस होता है। तो एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग हर्शे एंड चेज ने क्या किया? सल्फर को एक बार लेबल करके दिया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में फोस्फोरस को। देखो दोनों को साथ में किया होता ना, मीन्स एक ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होता और दोनों को ही साथ में लेबल कर दिया होता, सो एट दैट टाइम वी कैन नॉट ट्रेस। तब हम ट्रेस नहीं कर पाते, है ना? तो ये ट्रेसिंग के लिए उन्होंने क्या किया? एक बार सल्फर को लेबल किया, एक बार फोस्फोरस को किया। तो सल्फर को अगर लेबल करेंगे तो हाँ, प्रोटीन लेबल हो जाएगा। ओके, और अगर ये फोस्फोरस जो है उसे अगर लेबल करेंगे तो डीएनए लेबल हो जाएगा। तो डीएनए तो ये हाँ। दोनों तो वन बाय वन, हाँ, ये दोनों वन बाय वन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, एक बार सल्फर को लेबल करके, एक बार फोस्फोरस को। तो सल्फर को जब लेबल किया गया तब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, और जब फोस्फेट से लेबल किया गया तब हमें बैक्टीरिया के अंदर एक्टिविटी दिखी। तो इसका इनडायरेक्टली यही मतलब निकलता है कि फोस्फोरस है ना, वो कंटेंट कौन सा किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसे फिर प्रूव होता है। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक अब पूरा क्लियर? यस, ओके, अब क्लियर हो गया। ओके, ओके, नाउ हमें ये नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, लेकिन बिफोर दैट लेट वी सी अगेन दिस टॉपिक, है ना? एक बार वापस देख लेते हैं, मीन्स कोई भी हमें क्वेरी छोड़नी नहीं है ना? तो ये कॉन्सेप्ट्स तो काफी बार आते हैं, तो वी शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये तो बेसिक है, इसी से पता चला कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये दोनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन में ये आ रहा है कि ये साइंटिस्ट हैं दोनों, उन्होंने ही ये रिसर्च किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। और ये कंट्रोवर्सी जो थी वो अब जाके सेट हुई, है ना? तब तक किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, क्या है। वन ऑर्गेनिज्म में से दूसरा ऑर्गेनिज्म में क्या जा रहा है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, वो पता ही नहीं था। ओके, नाउ सी अगेन, अब ये पढ़ो। ओके, वापिस यहाँ पर ये देखो आप, है ना? ये एक्सपेरिमेंट में देखो, ये रेड क्या है इसके अंदर? यहाँ पे है ना ये कलर कोड जो दिए गए हैं ना, अगर रेड वाला पोर्शन है ना तो ये इसका रेडियो लेबल है,
है ना। तो यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया था ना, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी गई, देखो ये रेड नहीं बना। लेकिन यहाँ पे देखो रेडियो लेबल चीज ही आगे गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिखी गई, जिसको फोस्फेट से फोस्फोरस से रेडियो लेबल किया गया था। ओके, तो इसी तरह से पता चल रहा है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अभी ये डायग्राम समझ में आ रहा है स्तुति? यस मैम, समझ आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था उन्होंने, इन्फेक्शन किया था, फिर ब्लेंडिंग किया था। ब्लेंडिंग करने से ये वायरस है ना वो डिटेच हो जाएंगे। अगर ब्लेंडिंग नहीं किया और वायरस को यहाँ का यहाँ रखा तो क्या होगा, प्रॉब्लम पता मैम है? आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। वापिस कट हो रही है। हाँ। ओके ओके, 1 मिनट, लेट मी चेंज माय नेटवर्क। मैं नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ। ओके नाउ स्तुति, एम आई ऑडिबल क्लियरली? मेरी आवाज अब अच्छे से आ रही है, अभी भी ब्रेक होके आ रही है? नहीं मैम, अब अच्छे से आ रही है। ओके ओके, पहले से ऐसा ही हो रहा था, ब्रेक होके ही आ रही थी आवाज? नहीं मैम, अभी अभी थोड़ी ब्रेक हुई। अच्छा, ओके अब देखो, अब ये डायग्राम एक बार वापिस देख लो कि कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर या फिर क्लियर है कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये डायग्राम बेस पे भी आपको पता होना चाहिए, है ना। डायग्राम बेस्ड भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पहले इन्फेक्शन किया, फिर ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग स्टेप क्यों एसेंशियल है, देखो ये बता सकती हो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम? ब्लेंडिंग स्टेज है वो क्यों एसेंशियल है, बता सकती हो? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क्ड, ब्लेंडिंग से क्या होगा? हेलो श्रुति, एम आई ऑडिबल? हेलो स्तुति, एम आई ऑडिबल? मैम आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या मैम। अच्छा, यहाँ पे वैसे अब तो नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया तो ओके है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अभी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो। हाँ अभी आ रही है आवाज? यस, ओके, अभी थोड़ी वापस अच्छी हुई, वरना पहले जैसे वो एकदम बीच ऐसा में अटक क्यों? अटक के आ रही। अच्छा, अभी तो मैंने नेटवर्क भी ये स्टेबल था ना, वही मैंने लगा दिया है, पता नहीं क्यों। ओके नाउ इज इट ओके? यस मैम, अभी थोड़ी थोड़ी Okay, बेटर है। now try to explain that why this blending step is important. ये blending step क्यों चाहिए, वो समझ रही हो तुम? ब्लेंडिंग क्यों करना है? ब्लेंडिंग क्यों करना है? ओके सी, अगर हम ब्लेंडिंग करेंगे या फिर हर्षन चेज ने जो ब्लेंडिंग किया वो क्यों किया, क्योंकि ये जो सरफेस है ना बैक्टीरिया के, उसके ऊपर से अगर ये पार्ट बचा रहा तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया आपको रेडियो लेबल दिखेंगे, है ना। क्योंकि रेडियो लेबल पार्ट सपोज ये है, ये अगर रेडियो लेबल पार्ट है और ये अटैच ही है बैक्टीरिया के ऊपर, ऐसे अटैच ही है, अंदर नहीं गया, फिर भी ये आप क्या उसे कंक्लूड कर दोगे कि ये बैक्टीरिया भी रेडियो लेबल है। इसीलिए इसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, जिससे बैक्टीरिया ही हो, जिससे हमें पता चले कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी गई है या नहीं गई है। ओके, सो दैट्स व्हाई ब्लेंडिंग स्टेप इज इम्पोर्टेंट। अगर ब्लेंडिंग नहीं किया तो ये फिर फॉल्सली आपको रेडियो एक्टिविटी देगा, है ना। सो योर कॉन्सेप्ट विल नॉट क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा था, है ना। ऐसे सेंट्रीफ्यूज एंड ब्लेंडिंग करके ये पूरे ऑर्गेनिजम्स इसके साथ अटैच है उसको डिटेच करना है सबसे पहले। ओके, देन ओनली यू विल गेट ओरिजिनल आइडिया कि क्या हुआ है यहाँ पे।
स्तुति एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो, आर यू क्लियरली लिसनिंग मी और नॉट? एम आई ऑडिबल क्लियरली? अभी हाँ कोई मैम क्लियर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम, आप जब नहीं पूछते तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब पूछते तो अच्छा, नहीं होता है। ऐसा तुम्हें हेल्प मिल रही है ऐसा नहीं है ना, लाइक आंसर नहीं ना देना नहीं पड़े स्तुति को? ओके, तो नेटवर्क भी नहीं तुम्हें नहीं हेल्प मैम। कर रहा होगा कि चलो स्तुति का आंसर ना देना पड़े। इट्स ओके, होता है नेटवर्क, हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं। ओके नाउ सी, ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे है ना। सबसे पहले ग्रिफिथ ने किया, मैक्लिओड, मैककार्टी, ये सारे कितने सारे साइंटिस्ट ने, हर्षे चेज ने फाइनली ये कंट्रीब्यूशन दिया उसका। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो है ना वो काफी कम है। मीन्स इतने सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि अगर हमने पढ़ाई की ना तो पूरी हमारी टेक्स्ट बुक है ना, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। दैट विल बी वेरी मच टू यू स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो एक्सपेरिमेंट दिए गए इन अवर टेक्स्ट बुक। And after this whole experiment, one properties of genetic material was universally accepted. ओके, तो यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो यूनिवर्सली एक नॉर्म्स बना दिए है ना। तो ये नॉर्म्स आपको याद रखने के, क्या अगर फॉलो हो रहा है तो दैट विल बी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। सी, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो तभी जेनेटिक मटेरियल बोला जाएगा उसे जब ये अपने आप खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। ओके, मीन्स खुद की जो कॉपी है ना, ऐसी खुद की कॉपी खुद बना सकना चाहिए। मीन्स ये ऐसा नहीं हो कि किसी के पे डिपेंडेड हो, है ना। खुद से ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, तभी इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये फर्स्ट रूल। सेकंड, ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज देखा कुछ और केमिकल स्ट्रक्चर है, कल देखा या फिर कोई टेम्परेचर कंडीशन है, पीएच कंडीशन है। ओके, तो ये सारी कंडीशन में ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है या फिर केमिकल्स चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चेंज करता रहेगा ना तो दैट विल बी नॉट एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। द जेनेटिक मटेरियल जो है दैट मस्ट बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ये कंपल्सरीली केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर द इवोल्यूशन। देखो बायोलॉजी में इवोल्यूशन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट उसका रोल है। लाइक हम भी अगर नहीं होते, सपोज ये इवोल्यूशन नहीं होता तो हम नहीं होता। हम जो एप्स में से डेवलप हुए हैं है ना, मंकी में से जब हम डेवलप हुए थे, दैट बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज अ वेरी मच बेसिक नीड ऑफ एनी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो म्यूटेशन जो होता है ना, यानी डीएनए के अंदर जो एमिनो एसिड्स या फिर सीक्वेंस होती है, कोड्स होती है, वो जब चेंज हो जाते हैं, ओके, दैट विल एक्ट एज अ म्यूटेशंस। Okay, and due to that mutation only evolution will occur. The evolution is must. Okay, so it must provide mutations needed for the evolution. ये third point. And fourth वाला जो point है that is ability to express as a Mendelian character. Now you know very well. Fifth chapter में हमने पढ़ा है Mendelian characters क्या है ना। वो एज अ फिनोटिपिकली भी एक्सप्रेस होने चाहिए, है ना। फिनोटिपिकली जब एक्सप्रेस होते हैं तभी ये उसे हम एज अ जेनेटिक मटेरियल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हो, है ना। चारों चार प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रही है देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये चारों है ना, ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज है ना दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। ये डीएनए में विदाउट एनी फेल्योर प्रेजेंट है। ओके, इसीलिए हम मोस्टली डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। देखो मैं क्या बोली, मोस्टली, that means some organisms also there which have other molecules like RNA as a genetic material. ओके, जिसके पास डीएनए नहीं होता उसके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है। नाउ सी, रीजंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ओके, रीजन क्या है डीएनए स्टेबल है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है। देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है वो डबल स्टैंडर्ड, ऑलरेडी सेचुरेटेड है ना। अब इसके पास कोई और जगह ही नहीं है कि जहां से वो रिएक्शन कर पाए, तो ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि ये है ना, ये एक ही स्ट्रैंड से बना है आरएनए। तो आरएनए का एक एंड देखो अनसेचुरेटेड है, मीन्स उसके सामने कुछ ज्वाइन होने की उसके पास एबिलिटी है, तो ये सेचुरेटेड नहीं होता, इसीलिए ये अनस्टेबल है। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ थायमिन है, यहाँ पे यूरेसिल है, इसकी वजह से भी ये स्टेबिलिटी नहीं मिलती। देन एब्सेंस ऑफ सेकंड ओएच इन शुगर। ओके, डीएनए में वन ऑक्सीजन लेस होता है। ओके, और यहाँ पर होता है, तो इसी की वजह से ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ओ एक कम है, यहाँ पे होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी बोला जाता है। ऑक्सीजन रिमूव हो गया है शुगर में से, इसलिए इसे डीऑक्सी रिबो शुगर बोला जाता है। ओके, तो ये
सारे जो रीजंस है यहाँ पे दिए गए कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल, तो ये रीजंस आते हैं तीनों कि डबल स्टैंडर्ड है, थायमिन प्रेजेंट है इसके अंदर, दैट इज मोर स्टेबल, और इसके अंदर ओएच ग्रुप नहीं होता यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर। ओके, तो इतने रीजंस आपको देने हैं व्हाई डीएनए इज मोस्ट स्टेबल। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी हमने बात की। ओके, लेकिन अभी और देखते हैं उसके लिए। थर्स आरएनए इज अनस्टेबल। ओके, सो आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस का नाम याद रखिए आप, क्यूबिक बैक्टीरियोफाज, देन टोबैकोमोज़ेक वायरसेस। ओके, ये सारे आरएनए वायरस है। और आप अभी और एक ऐड कर सकते हैं, है ना, कोरोना वायरस। नाउ यू अवेयर ऑफ दैट कि कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस, है ना। तो आरएनए वायरस में ही ये कोरोना वायरस भी आता है। तो दे कैन म्यूटेट एंड इवोल्व फास्टर। ओके, ये अनस्टेबल है ना आरएनए, तो उसके अंदर म्यूटेशन भी जल्दी हो जाएगा और ये इवोल्यूशन भी जल्दी करेगा, क्योंकि उसके अंदर चेंज होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो अनस्टेबल है। ओके, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कम्प्लीमेंट्री, मीन्स ये दो स्ट्रैंड हो ना, वो ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, और इसी वजह से दे कैन सेपरेट ऑन हीटिंग। अगर आपने हीटिंग किया ना तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, है ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इसलिए। appropriate conditions that came together in Griffith experiment, some properties of DNA heat killed bacteria did not destroy। see, काफी बार ऐसा भी होता है, अभी हमने देखा था ना कि स्मूथ जो बैक्टीरिया था उसका जो डीएनए था वो रफ में चला गया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने देखा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, जब ये रेट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था तब। तो डीएनए है ना, वो ज्यादा हीट देने पर शायद किल ना भी हो। ओके, तो डीएनए ऑफ द हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय, इट इंडिकेट दैट हीट से भी नहीं ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग दैट डीएनए इज मोर स्टेबल। ओके, डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, दैट इज ट्रू, हीट भी इसे कुछ नहीं कर सकती, है ना। नाउ लेट वी सी अगेन व्हाट इज दिस, फॉर द स्टोरेज ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर। क्यों इसे बेटर बोला गया, क्योंकि स्टेबल है। देखो बार बार अगर वो अपना चेंज करता रहता, कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता, तो हमारी जो जेनेटिकल एबिलिटीज है, जो इंफॉर्मेशन है, दैट में ऑल्सो ऑल्टर्ड, है ना। बनाना कुछ चाहते थे और बन कुछ गया, लाइक दैट हो जाता, है ना। तो डीएनए इज बेटर ड्यू टू दैट स्टेबिलिटी, बट फॉर द ट्रांसमिशन, है ना, लाइक किसी वन ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म करनी है मैसेजेस या फिर जो भी कम्युनिकेशन करना है, फॉर दैट आरएनए इज बेटर। okay, for that RNA is better, so RNA can directly code for protein। ये आप देख सकते हो, ये है ना यहाँ पे जो दिया गया ये जो प्रोसेस, ओके, आप देख सकते हो डीएनए में से आरएनए बना और आरएनए में से फिर प्रोटीन बना। तो ये जो प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। छोटे से छोटा बैक्टीरिया, फिर बड़े से बड़ी वेल, है ना, सबसे लार्ज एनिमल हम बोलते हैं ब्लू वेल को, और सबसे छोटा है, ये हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप में भी दिख रहा है आपको, बैक्टीरिया। तो ये छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म तक अगर देखोगे तो डीएनए का यही सीक्वेंस रहता है। डीएनए का जो वर्क है ना वो इसी तरह से होता है, लाइक डीएनए में से पहले आरएनए बनता है और आरएनए में से फिर प्रोटीन बनते हैं। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल फाइंड दैट कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की पूरी जो बॉडी है ना वो मोस्टली प्रोटीन से बनी है ना। लाइक आपकी स्किन देख लीजिए, स्किन से लेके पूरी बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं देख लीजिए, है ना, आपके मसल्स देख लीजिए, या फिर आपके बॉडी के अंदर के हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ओके, सारी चीजें ऑलमोस्ट प्रोटीन से बनती है। और ये जो प्रोटीन बनते हैं उसके लिए कोड्स चाहिए, और ये कोड है ना वो डीएनए के ऊपर होते हैं। सो यू आर फॉर्मिंग लाइक दैट, मीन्स आप जो भी बन रहे हो, है ना, आप पेरेंट्स से आपको जो मैसेज मिला है, पेरेंट्स जो है उसके अंदर जो डीएनए कंपोजिशन था, वो कंपोजिशन जो है वो हमारे अंदर आया है, और ये जो कोड बनाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली प्रोटीन विल बी फॉर्म इन अवर बॉडी। ओके, तो हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन से बनी है, और ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स जो हमें कोड्स दे रहे हैं इसी हिसाब से प्रोटीन्स बनाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म तक यही फॉलो होता है ना। कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म है बड़ा है ये मत देखिए आप, लेकिन ये प्रोसेस कंपल्सरीली सब में फॉलो हो रहा है। यहाँ पर ये दो टर्मिनोलॉजीज याद रखिए, डीएनए में से जो आरएनए बन रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए में से जो प्रोटीन बन रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन।
ओके, इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक तो चीज पढ़ेंगे डीएनए में से डीएनए कैसे बनता है। ओके, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, इसे हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। और फिर डीएनए में से जो आरएनए बनता है इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए में से जो प्रोटीन बनते हैं इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो हमारे अंदर भी, यानी ह्यूमन के अंदर भी डीएनए जो मीन्स प्रोटीन जो बनता है ना, वो डीएनए डिपेंडेंट होता है। ओके, सो ये पूरा डीएनए डिपेंडेंट है। डीएनए है ना, वो डिपेंडेंट होता है, मीन्स डीएनए खुद ये प्रोटीन नहीं बना सकता। देखो, डीएनए में से ही कोड जा रहा है प्रोटीन में, प्रोटीन बनाने का, लेकिन उसको कंपलसरीली आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, उसके लिए डीएनए टोटली डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आरएनए में। क्योंकि डीएनए खुद नहीं बना सकता, मीन्स खुद आगे जाके ये नहीं बना सकता। डीएनए तो आरएनए बना सकेगा, फिर आरएनए में से प्रोटीन बनेगा वाया वाया, लाइक दिस। ओके, और ये सारी प्रोसेसेस कैसे चलती है ना, दैट वी विल लर्न। ओके, ये सारी प्रोसेसेस कैसे चलेगी, दैट वी विल लर्न। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है आरएनए वर्ल्ड। देखो, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो सबसे पहले है ना डीएनए जो नहीं था, देखो एसीबी मैम कंडीशन थी। यस, हाँ यस, थोड़ी आवाज आपकी अटक रही है। वापिस अटक रही है। हाँ मैम। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? ओके स्तुति, डोंट वरी। अगर अटक रही है ना, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग में ऐसा अटकने वाला नहीं आएगा। ओके, डोंट वरी। ओके मैम। मैंने जो भी मैं कर पाई मैंने किया, लेकिन अभी पता नहीं क्यों हो रहा है। तो हाँ रिकॉर्डिंग जो होगा ना, उसके अंदर ये सब अटक के नहीं आएगा। दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड बिकॉज मीट नहीं है ना, तो उसको फिर सेंड करना है। मैंने वैसे ग्रुप में ही डाले थे, कल का भी लेक्चर मैंने ग्रुप में ही डाला था। ठीक है, तो एक बार देख लेना कोई चीज अगर मिस होती है तो। ओके, तो ऐसा भी था पहले स्टूडेंट की, डीएनए भी नहीं था, है ना। मीन्स जब हमारी अर्थ जब बनी, जब वो काफी गर्म थी, है ना, जो सन से वो सेपरेट हुई थी, सन का जो पूरा है ना स्ट्रक्चर, उसमें से ये सेपरेट हुई थी एज अ पार्टिकल। ओके, तो तब डीएनए भी नहीं था अर्थ पे। तो डीएनए भी नहीं था, तब से आरएनए है। तो तब जाके वहां पे मीन्स उस टाइम पे आरएनए से बना हुआ जेनेटिक मटेरियल था। तो इट इज कंसिडर्ड दिस आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, जब डीएनए भी नहीं था तब ये था। ओके, दैट्स व्हाई आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इट एक्ट्स एज अ genetic material as well as catalyst. Okay, essential for life processes like metabolism, translation, splicing. Splicing क्या होता है, that we will learn in next topics in this chapter. Evolved around RNA, तो ये सारी चीजें आरएनए के बेस पे बनी है। डीएनए भी किस में से बना है? आरएनए से बना है। आरएनए का इवोल्यूशन होके बना है। सो डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर द स्टेबिलिटी। आरएनए था ना, वो अनस्टेबल था, फिर आरएनए को कन्वर्ट करके बनाया गया डीएनए। ऐसी थियोरीज है। ओके, तो इसे बोला जाता है आरएनए वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड में जो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, वो आरएनए कर रहा है, क्योंकि आरएनए के बिना डीएनए भी इनकम्प्लीट है, मीन्स डीएनए भी आरएनए के ऊपर डिपेंडेड है। ओके, अब हम सीखने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा, जो मैंने अभी बोला आपको। क्या बोला? कि भाई डीएनए होता है, वो डायरेक्टली ये नहीं बना सकता। एक्चुअली डीएनए पे कोड है प्रोटीन बनाने के, है ना, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कर सकता। ये इसको अगर प्रोटीन बनाना है ना, तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा आरएनए। ओके, सबसे पहले उसे फॉर्म करना पड़ेगा आरएनए, और फिर आरएनए एक बार बन गया ना, फिर ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये वाया वाया प्रोसेस है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। है ना, जैसे मैंने आगे बोला, छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म यही फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये सेंट्रल डोग्मा जो है, दैट वाज इन्वेंटेड फर्स्ट ऑफ द टाइम बाय फ्रांसिस क्रिक। ओके, जिन्होंने वॉटसन क्रिक मॉडल दिया था। ओके, तो ये क्रिक वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, सबसे पहले डीएनए जो होता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू आरएनए देन प्रोटीन। ऑलरेडी ये मैंने बात बोली आपको, है ना। तो ये चीजें फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले बोली थी। ओके, नाउ इन सम वायरसेस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है, क्योंकि काफी वायरस, जैसे मैंने बोला कि ये आरएनए वायरसेस होते हैं। ओके, तो आरएनए वायरसेस से वो कैसे सेंट्रल डोग्मा फॉलो करेंगे? डायरेक्टली वो प्रोटीन बनाएंगे? नहीं, है ना। आरएनए वायरसेस है, वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकते। उसको फिर क्या करना पड़ेगा पता है?
आरएनए वायरसेस को रिवर्स जाना पड़ेगा, है ना। काफी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है लाइक कोरोना वायरस, है ना। तो कोरोना वायरस अगर है तो कोरोना वायरस को क्या करना पड़ेगा, आरएनए में से पहले डीएनए बनाना पड़ेगा। ओके, आरएनए में से डीएनए बनेगा और ये डीएनए है, फिर ये वापिस जो प्रोसेस थी डीएनए में से आरएनए एंड प्रोटीन ये फॉलो करेगी। तो एक स्टेप और इसको रहता है, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि डीएनए में से जो आरएनए बनता है उसे बोला जाता है रिवर्स, सॉरी इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए में से डीएनए बन रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आजकल आप तो सुन ही रहे हो आरटीपीसीआर, है ना, आप सुन ही रहे हो आरटीपीसीआर। यहाँ पे आरटी का मतलब क्या मैम है? तो यही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही HIV वायरस में होता है ना, हाँ हाँ, वो एच आई, एड्स जो। हाँ HIV वायरस में भी सेम होगा क्योंकि वो भी आरएनए वायरस है। मीन्स वर्ल्ड में जितने भी आरएनए वायरस है ना उसको यही करना पड़ेगा, है ना। जनरली क्या होता है डीएनए में से, ये प्रोसेस जनरल है, डीएनए में से आरएनए, आरएनए में से प्रोटीन, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़े से लेके सब कुछ यही कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास डीएनए ही नहीं है ना, जिसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, अभी कोरोना वायरस की बात कर लीजिए, उनको जब हम डिटेक्ट करते हैं ना तब वी आर यूजिंग आरटीपीसीआर टेक्निक। आपको पता है अब तो सबको, 2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि ये रिपोर्ट कर रहा है आरटीपीसीआर कर रहा है, आरटीपीसीआर, आरटी का मतलब क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। ओके, तो एक भी वायरस अगर है तो उसको हम आरटीपीसीआर से मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें वायरस का इन्फेक्शन है। तो आरटी स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स इसको पहले आरएनए में से डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीएनए विल ट्रांसफर फर्दर इन द आरएनए। तो ऐसे ही इसको फॉलो करना है। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दिखेगा, रिवर्स इसीलिए बोला गया है कि जनरली डीएनए में से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए में से डीएनए बना, दैट इज रिवर्स, ये रिवर्स गया मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डिरेक्शन। ओके, जैसे मैंने अभी बताया वायरसेस, ये स्पेशली वायरसेस में ये दिखता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है ना वो डीएनए रेप्लिकेशन का है। एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक। फर्स्ट वन, डीएनए में से डीएनए बनाओ। ओके, डीएनए में से डीएनए बनेगा एक प्रोसेस में, और ये वाली है ना डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए में से डीएनए बनने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो डीएनए में से आरएनए बनने की प्रोसेस है। ओके, डीएनए में से आरएनए बनने की प्रोसेस है एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसे बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। ओके, बाद में आएगा यही चैप्टर के अंदर आरएनए में से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस। ओके, और ये इतनी इजी नहीं है। ओके, आरएनए में से प्रोटीन जब बनेगा तब इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये 3 टॉपिक है ना सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले। दूसरी बात भी साथ में बोल दूं आपको कि ये दो प्रोसेस आप फर्स्ट देख रहे हो ना, ये दोनों अगर सेल है तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगी, है ना। मैं रेड कलर से ही दिखा देती हूँ आपको, ये साइटोप्लाज्म है वहां पर, सॉरी लेट मी शो यू। ओके, जो पहली प्रोसेस थी ये बनने वाली है न्यूक्लियस। ओके, लेट मी करेक्ट इट। तो ये जो प्रोसेस है दोनों कौन कौन सी, रेप्लिकेशन, साइड्स भी आपको याद रखनी है कौन सी प्रोसेस कहाँ पे होने वाली है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन विल अकर हियर इन द न्यूक्लियस। ओके, और जो लास्ट प्रोसेस है, ओके, लास्ट प्रोसेस जो होने वाली है साइटोप्लाज्म में। ओके, तो साइटोप्लाज्म में क्या होने वाला है, ट्रांसलेशन। मीन्स यहाँ पर डीएनए में से डीएनए बनेगा और डीएनए में से फिर आरएनए बनेगा। ओके, डीएनए में से डीएनए दैट मीन्स रेप्लिकेशन, डीएनए में से आरएनए दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, फिर आरएनए में से, आरएनए जो बना हुआ है वो आरएनए में से फिर, आरएनए है उसमें से बनता है प्रोटीन, ये होगा ट्रांसलेशन और ये होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ये सेल के भी अंदर की बात हम करने वाले हैं। ओके, सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और हर एक सेकंड ये चीज हमारे बॉडी में होती है। ओके, हर एक सेकंड यही होता रहता है बिकॉज दिस इज सेंट्रल डोग्मा, ये सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल प्रोसेस है। ओके, छोटे से छोटी चीटी भी है ना तो भी ये यही कर रही है
है ना, ये तीनों प्रोसेस ही कंटिन्यूअसली कर लेगी, तभी ये लिविंग कंडीशन में। अगर ये स्टॉप हो गई तो दैट इज नॉन लिविंग कंडीशन। ओके, तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही।